किधर है 3D वेक्टर के बाद में पढ़ते हैं पेंसिल। किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। देखो हम लोग ने वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीख लिया है। किसी वेक्टर को अगर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप से लिखते हैं तो ए अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसका एल होता है। वैसे बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम होता है। एल ये एम एन तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 0 होता है। ये भी रिलेशन होता है, वेक्टर में रह गया था, ये यहाँ पे आता है। ठीक, अब किस क्वेश्चन आता है कि किसी का एल एम और एन तीनों इक्वल हो जाए, मतलब इक्वली इंक्लाइंड हो एक्सिस से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इन तीनों को इक्वल करके जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगी +-1/√3, यानी हर एक्सिस से वो 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा। 60 नहीं होगा, हर एक्सिस से वो cos इनवर्स 1/3 डिग्री इंक्लाइंड होगा। इसकी एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होगी। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइंस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। वही चीज़ होती है जो मैंने बताई है। अब अगर ये कोई एक लाइन है और उसके पैरेलल कोई वेक्टर है छोटू सा, ये फिर बड़ा भी हो सकता है। वैसे लाइन से बड़ा क्या होगा, लाइन तो अनंत होती है। कोई वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग को पता है, तो हम लोग को उस लाइन की भी डायरेक्शन कोसाइंस पता है और उसका फॉर्मूला यही होता है जो मैंने बताया। अब कोई लाइन है, अगर वो 2 पॉइंट से बन रही है तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो ऐसे होगी x2 - x1 अपॉन पी क्यू, y2 - y1 अपॉन पी क्यू, z2 - z1 अपॉन पी क्यू। एक मिनट, ओह सॉरी, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ये इक्वेशन नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, देखो इसको इससे माइनस किया और पी क्यू डिस्टेंस, वही सेम चीज़ है। जैसे अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ए बी वेक्टर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 4 6, इसके हैं 1 2 3, तो 2 - 1 यानी आई कैप, 4 - 2 यानी 2j कैप और 6 - 3 यानी 3k कैप। अब ये आ गया ए बी वेक्टर, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा ए बी वेक्टर निकालने के लिए। और उसके बाद अगर इसकी मैग्नीट्यूड कितना है 1, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो √1² + 2² + 3² यानी 4 5 9 √14। तो इस पूरे को √14 से डिवाइड कर दो, यानी 1/√14, 2/√14, 3/√14। वो डायरेक्शन को साइन हो जाएंगे। तो वही ए बी डिस्टेंस नीचे और ऊपर कोऑर्डिनेट्स का माइनस, ठीक। और पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकलेगी, हाँ इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इससे इसके माइनस करो और उसका उसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो। ये तो नॉर्मल सा है, बेसिक 10th में भी लगाते थे। ये चीज़ एल को ऐसे लिखते हैं, एम को ऐसे, एन को ऐसे। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, आर द लाइंस इन स्पेस विच आर नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग्स, दे आर लाइन डिफरेंट प्लेन्स। अब जैसे कि तुम अपने रूम में इमेजिन करो, तुम्हारे रूम में डोर के पास वाला एक जो पिलर होगा और पिलर से एक लाइन ऊपर सीधी गई होगी, और एक किसी दूसरे साइड में इमेजिन कर लो। अब जैसे देखो ये बुक है, ठीक, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, एक ये लाइन मान लो ऐसी सीधी ऊपर की तरफ चली गई, ठीक, और एक ये वाली लाइन जो इस तरफ होगी, ये लाइन, क्या ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगी? आंसर है नहीं। ये ऐसे सीधी जा रही है, जैसे जा रही है, लेकिन क्या ये दूसरे के पैरेलल है? पैरेलल भी नहीं है। तो इन ऐसी लाइंस को कहते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। हाँ इसको कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ परपेंडिकुलर है, नहीं परपेंडिकुलर भी वैसे नहीं, बिकॉज एंगल बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला भी होता है। अब इस लाइन को उठा के अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो उस हिसाब से इज़ द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग ड्रॉन बाय फ्रॉम एनी पॉइंट्स प्रिफरली थ्रू द ओरिजिन पैरेलल टू ईच अदर इन द स्क्यू लाइंस। एक मिनट, तो एंगल ऑफ बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या होगा, जैसे मान लो कोई लाइन ये है, ठीक, और एक लाइन ये है। अब अगर मैं इस लाइन को उठा के यहाँ से यहाँ ले आऊँ और
ये लाइन यहाँ है, तो अब तो ये इंटरसेक्ट करने लेकिन पहले नहीं कर रहे थे। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो वही इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। अब L1 M1 और N1 अगर पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से हैं, L2 M2 और N2 दूसरी लाइन के हैं, तो cos थीटा मतलब उन दोनों के बीच के एंगल का कॉस की वैल्यू क्या होगी, L1 N2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 का मॉड। फॉर्मूला होता है इसको, एंगल बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। इफ़ A1 A2 A3 B1 B2 B3 आर डायरेक्शन रेशियोज, वो डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में था, मतलब कि मान लो वहाँ पे ये चीज़ दी हुई थी L1 L2 L3 L1 L2 M1 M2 N1 N2, वो दिया होता, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में है। जैसे इसको किसी एग्जांपल समझ सकते हैं। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ठीक। ये हम लोग की मान लेते हैं वेक्टर है। देखो हम लोग को लाइन की बात करनी है, लेकिन हम लोग बात करेंगे वेक्टर की। हम लोग को लाइन को, जैसे कि कोई लाइन होगी जिसके पैरेलल एक वेक्टर होगा, उसको हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये है, और एक दूसरी लाइन होगी उसके पैरेलल एक वेक्टर होगा जिसकी हम सपोज कर रहे हैं वो ये है, ठीक। इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं। अब ये दोनों नॉन स्क्यू मतलब स्क्यू हैं, क्योंकि ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। करने तो नहीं चाहिए, सपोज़ अगर कर भी जाते हैं तो क्या, अगर मतलब मान रहे नहीं करेंगे, वैसे जनरली नहीं करेंगे। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका L1 की वैल्यू क्या होगी, R1 के लिए L1 की वैल्यू क्या होगी, 2/4 प्लस 9 13 प्लस 16 13 16 13 13 26 प्लस 3 29, यानी √29। L1 की वैल्यू आ गई। यहाँ L2 की वैल्यू क्या होगी, 3/9 प्लस 4 13 प्लस 25 13 प्लस 25 13 25 38, तो ये हो गया। अब L1 L2 को प्रोडक्ट किया, ऐसे ही M1 M2 का करेंगे, N1 N2 का करेंगे, उसके बाद इन तीनों का सम लेके उसको cos थीटा इक्वल रख देंगे, तो वहाँ से एंगल बिटवीन लाइंस आ जाएगा, ठीक। अगर तुमको एक फार्मूला याद हो गया तो कोई तुमसे फार्मूला नहीं पूछने जा रहा है तो तुम इसका यूज़ ना करो तो ज़्यादा सही है। एक ही याद करो, जितना कम याद करोगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। अब वेक्टर इक्वेशन बिटवीन टू लाइंस ऑफ अ गिवन हुज पोजीशन वेक्टर इज A एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। जैसे देखो एक लाइन है, ठीक, और ये रहा हम लोग का ओरिजिन, और ये उस लाइन पे पॉइंट मान लेते हैं A, और उसकी इक्वेशन उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है XYZ, ठीक। और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है दिस, जिसकी इक्वेशन दी हुई है मान लो अल्फ़ा I कैप प्लस बीटा J कैप प्लस गामा K कैप। तो हम लोग को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हम लोग को उस लाइन पे एक पॉइंट दिया है, उसके उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस लाइन पे एक वेक्टर मानेंगे R, कहीं भी R, ठीक। और उस R वेक्टर की इक्वेशन लिखेंगे। जो R वेक्टर होता है वो होगा, इस पॉइंट को पहले लिख देंगे XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप प्लस लैम्डा टाइम्स अल्फ़ा I कैप प्लस बीटा J कैप प्लस गामा K कैप। इससे क्या हो गया, हम लोग ने इस लाइन पे इक्वेशन लिख दी। अब जैसे मान लो लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। लैम्डा की वैल्यू 0 होने पे हम लोग को यही पॉइंट मिल गया, मतलब कि हमको ये वाला पॉइंट मिला उस लाइन पे। अब लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई, 1 मतलब अल्फ़ा प्लस एक्स, मतलब कि अल्फ़ा प्लस एक्स मतलब वो कुछ यहाँ दूरी चल लेगा, ठीक। तो अब हम लोग को ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग लैम्डा की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो हम लोग को लाइन की इक्वेशन मिलती चली जाएगी। हम लोग लिखेंगे लैम्डा इज़ बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, लैम्डा विल बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, ठीक। तो ये हम लोग की वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी, अगर हम लोग को एक पॉइंट पता है उसके पैरेलल एक वेक्टर पता है। अगर ये समझ नहीं आया है तो इसको रट लो, नहीं समझना है तो 2-3 बार देखो, समझ जाओगे। फिर अगला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन कार्टेशियन। हाँ, ये वेक्टर इक्वेशन होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन में आता है कि राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, या फिर रहेगा राइट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो वेक्टर में तुमको ये लिखनी है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, जहाँ पे B पैरेलल वेक्टर A पॉइंट होगा, और इक्वेशन तो ये एलिमेंट डायरेक्शन को साइंस होंगे जो उसके नीचे रहेंगे, x-x1 y-y1 z-z1 कर देंगे। यहाँ पे x1 y1 z1 वो पॉइंट होगा,
और LMN वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उस लाइन के। यहाँ पे LMN में क्या आएगा, जैसे देखो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे LMN की जगह A B C भी लिख सकते हो उस लाइन के, मतलब उस वेक्टर के जो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B। ठीक है, तो R वेक्टर लिख देंगे, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस A माइनस B भी कर सकते हैं। A और B क्या है, उस लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं। अगर किसी लाइन पे तुमको 2 पॉइंट्स पता है, उसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक को ही मान लेंगे, दूसरे को भी मान लेंगे, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। एंगल, अगर थीटा इक्यूट एंगल है बिटवीन R1 और R2, मतलब दो लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है, तो हम लोग दो लाइन्स के बीच में एंगल निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब किसी भी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना बहुत आसान है। हम लोग B1 डॉट B2 ले लेंगे। B1 डॉट B2 क्या होता है, मॉड B1 मॉड B2 कॉस थीटा। उसका थीटा निकाल के हम लोग इसको नीचे भेज देंगे। वही चीज़ हो गई कि हम लोग ने वेक्टर में पढ़ा था, इसको कुछ याद करने लगते हैं। उसके बाद ये डायरेक्शन, मतलब ये वेक्टर इक्वेशन थी, ये कार्टेशियन इक्वेशन थी। अब मैं तुमको सिखाता हूँ कि किसी भी कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। अब जैसे कि ये इक्वेशन दी है, मान लो ये इक्वेशन दी है, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/0 इज इक्वल टू z/7। यहाँ पे 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब इससे मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो हम लोग इसको पूरे को एक लैम्डा के इक्वल लिख देंगे। उसके बाद हम लोग पूरे को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग की कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो देखो 2 लैम्डा ठीक। तो 2 लैम्डा को बाहर लिखेंगे, 2 को अंदर लिखेंगे, 2i कैप प्लस 0 होगा तो 0j कैप प्लस 7k कैप। ये पूरा लैम्डा से मल्टीप्लाई है। अब इसका साइन चीज पलट देंगे, -3 है तो यहाँ लिख देंगे 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप। और यहाँ पे लिख देंगे, कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 0k कैप और यहाँ प्लस लगा देंगे। मतलब इक्वेशन हो गई 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 7k कैप। ये उसकी वेक्टर इक्वेशन हो गई और ये कार्टेशियन इक्वेशन थी। हम लोग को इससे ये बनाना भी आता है और इससे ये बना भी सकते हैं। इस वाले को चीज़ को नीचे लिख देना और इस वाली चीज़ को माइनस में ऊपर लिख देना, बस वो कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो, अगर ये है तो थीटा क्या होगा, L1 इंटू M1 M2, ये तो ऊपर पढ़ ही चुके हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स विद लाइन सेगमेंट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला याद कर लो। शॉर्टेज डिस्टेंस का SD टी नहीं, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड का होल मॉड। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक मान सकते हैं। जैसे देखो, जो हम लोग के पैरेलल वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस करना है, उसका ले लेना है यूनिट वेक्टर, उसको डॉट कर लेना है पोजीशन वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से, उसका एक बार मॉड ले लेना है। ठीक, यूनिट वेक्टर देखो यही चीज़ तो यूनिट वेक्टर है, कोई वेक्टर उसके बाद उसके अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर ही तो है, तो ये जल्दी से याद होने का ट्रिक है। अब अगर ये इस फॉर्म में ना देखे, इस फॉर्म में दिया है, तो ये फार्मूला नहीं याद करना है। इस फॉर्म में अगर दिया है तो उसको इस फॉर्म में बना के ये फार्मूला लगा देना है, क्योंकि इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करना आसान है एज़ कम्पेयर टू ये भयानक सा फार्मूला याद करने से। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, अंडर रूट में ये पता नहीं क्या लिखा है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हो, उसका कहा फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, गला खराब हो गया लग रहा है, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको इसमें इस वाले फार्मूले में अप्लाई कर देना है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, अब जैसे यहाँ पे B1 B2 अलग थे, अगर B1 B2 सेम हो जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो निकल ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का पैरेलल वेक्टर है B लिखेंगे क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B। वही सेम काम, हम लोग को पैरेलल वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकालना है और उसके बाद वहाँ पर डॉट लेते थे। एक चीज़ याद करो, हम लोग नॉन पैरेलल लाइन्स में यहाँ पे डॉट लेते हैं, पैरेलल लाइन में यहाँ पे क्रॉस लेते हैं। A2 माइनस A1 का मॉड हो गया।